नमस्कार सभी को। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यादव शारदा प्रसाद आर चकाला मनपा उच्च प्राथमिक हिंदी शाला में प्रशिक्षित शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आप लोगों को नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 3 संविधान की विशेषताएं सिखाने वाला हूँ। आप लोगों को जो भी शंका हो, जो भी प्रश्न हो, वो आप मुझसे अंत में पूछ सकते हैं। संविधान की विशेषताएं, इसके पहले पिछले 2 पाठों में हमने भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान की उद्देशिका का अध्ययन किया। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य जैसी अवधारणाओं को समझा। उद्देशिका में उल्लिखित ये उद्देश्य हमारे संविधान की विशेषताएं भी हैं। इसके अतिरिक्त संविधान की अन्य दूसरी कौन सी विशेषताएं हैं, हम इस पाठ में देखेंगे। पिछले पाठ में जैसा कि मैंने बताया था कि संविधान की उद्देशिका क्या है, और संविधान की उद्देशिका देखना है तो मैंने ये भी कहा था कि अपनी किसी भी महाराष्ट्र शासन की पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 2 पर देख सकते हो, पेज नंबर 2 पे, जहाँ पे संविधान की जो उद्देशिका वो लिखी गई है, उसका वाचन भी मैंने करके बताया था और उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। स्टेप वाइज पूरा सीखा था, जितने भी मुद्दे दिए गए थे उसको मैंने समझाया था। जैसे प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तब से हम लोग आजाद हैं। इसका मतलब हम पर किसी का भी विदेशी शासन का नियंत्रण नहीं है, इसका मतलब प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी का अर्थ बताया था मैंने, धन, निर्धन और धनवान के बीच की कोई खाई नहीं है। देश की संपत्ति पर सभी का समान अधिकार है। पंथनिरपेक्ष, किसी एक धर्म को न मानना, सभी धर्मों को समान महत्व देना। लोकतंत्र और गणराज्य जो प्रणाली है, इसके बारे में हमने देखा था कि सरकार चुनने का अधिकार हमारे पास है। हम सरकार को चुनते हैं, हमारे प्रतिनिधि वहां पर जाते हैं। इस तरह से इन सब मुद्दों को हम लोगों ने विस्तृत रूप में सीखा था, जो कि संविधान में उल्लिखित है, उद्देशिका में भी बताया गया है इसके बारे में। आज हम उसके कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे, पूरे संविधान को हम नहीं पढ़ सकते, बहुत व्यापक रूप में है, लेकिन उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी जानकारी होना आवश्यक है, उसके विषय में हर एक नागरिक को जानना जरूरी है। ऐसे कुछ मुद्दे यहाँ पर दिए हैं, तो हम आज उन मुद्दों को पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। संघ राज्य क्या है? संघ राज्य राज्य व्यवस्था हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। भूप्रदेश विशाल हो और जनसंख्या अधिक हो तो ऐसे देशों में शासन चलाने की एक प्रचलित प्रणाली है, उसे संघराज्य प्रणाली कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत देश बहुत ही विशाल भू क्षेत्र, बहुत बड़ा देश है। अब इस अकेले इतने बड़े देश को चलाने के लिए सिर्फ केंद्र से नहीं चलाया जा सकता। केंद्र से अर्थात दिल्ली से बैठ करके पूरे देश पर नियंत्रण करना, देशवासियों की समस्याओं को हल करना संभव नहीं है। इसलिए जो व्यवस्था बनाई गई, वो संघ राज्य प्रणाली, ऐसी व्यवस्था दी गई। विशाल और व्यापक भूप्रदेश होने के कारण एक ही स्थान से प्रशासन चलाना कठिन है। सुदूर प्रदेश दुर्लक्षित हो जाते हैं। सुदूर अर्थात जैसे दिल्ली से जो भी दूर सीमावर्ती राज्य हैं, वहां तक उसको नियंत्रित कर पाना कठिन है। और उन प्रदेशों पर नियंत्रण के अलावा उन प्रदेशों का जो विकास है वह दुर्लक्षित हो जाएगा। इसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई देश में, वह संघराज्यीय ढांचा। अब संघराज्यीय ढांचा क्या है वह देखते हैं। वहां के लोगों को प्रशासन में प्रतिभागी होने का अवसर नहीं मिलता, अतः संघराज्य में 2 स्तरों पर शासन संस्थाएं हैं। 2 स्तरों पर शासन संस्थाएं अर्थात जो राज्य है उसका भी विकास हो सके और केंद्र के अधीन भी ढेर सारी बातें अगर हैं, तो जाकर के संघ राज्य शासन व्यवस्था सफल होगी। तो संघ राज्य में 2 स्तर की जो शासन संस्था है उसको देखते हैं। संपूर्ण देश की सुरक्षा, विदेश नीति, शांति आदि कार्य केंद्र सरकार के दायित्व में होते हैं। इसे केंद्र सरकार अथवा संघ शासन भी कहते हैं। केंद्र सरकार संपूर्ण देश का प्रशासन चलाती है। इसका मतलब है पूरे देश का जो प्रशासन है, वह जो दिल्ली में बैठी सरकार है उसके पास है।
पूरे देश की सुरक्षा, विदेश नीति, बाहर से कौन सी चीजें आयात की जाए, यहाँ से कौन सी चीजें निर्यात की जाए, आयात निर्यात, या जो भी विदेश से संबंधित नीति है, फॉरेनर्स को अपने यहाँ एंट्री देना है या नहीं देना है, हमारे देश के नागरिक बाहर जाकर के बसे नहीं बसे, ऐसे जो भी कानून है वह सब, उन सब चीजों पर नियंत्रण करना केंद्र सरकार का दायित्व है। उसे संघ शासन भी कहते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासन पूरे देश पर चलाया जाता है। जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश का प्रशासन चलाने वाले शासन को राज्य सरकार या राज्य शासन कहते हैं। राज्य सरकार किसी सीमित प्रदेश का शासन चलाती है, जैसे महाराष्ट्र राज्य सरकार। हम लोगों ने देखा, पूरे देश पर शासन चलाना है, देश से संबंधित कोई निर्णय लेना है, रक्षा से संबंधित कोई निर्णय लेना है, तो वह केंद्र सरकार के पास है। विदेश नीति कोई बनानी है तो वह केंद्र सरकार के पास है। लेकिन कुछ अधिकार राज्य को दिए गए। प्रत्येक राज्य अपने आप में स्वतंत्र है कुछ चीजों को जो सरकार ने संविधान में उल्लिखित है उसको लेकर के। अब राज्य सरकार, जैसे हमारा महाराष्ट्र राज्य, पड़ोस में गुजरात, इस तरफ मध्य प्रदेश, ऐसे अनेक जो राज्य बनाए गए, वहाँ की जो शासन व्यवस्था है देखने का कार्य वहाँ की सरकारें करती है। महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र राज्य सरकार। तो इस तरह से दो स्तरों पर विभिन्न विषयों पर कानून बनाकर पारस्परिक सहयोग द्वारा शासन चलाने की इस प्रणाली को संघराज्य कहते हैं। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र सरकार अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, और दोनों मिलजुल करके काम कर रहे हैं इस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने राज्य को अच्छे से चलाने के लिए। इसी व्यवस्था को संघ राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब अधिकारों का विभाजन क्या है? संविधान ने इस तरह से टकराव हो सकता है कि कभी राज्य सरकार कहेगी कि नहीं, हम इस पे कानून बनाएंगे, केंद्र सरकार, इस तरह से वो टकराव न हो इसके लिए अधिकारों का विभाजन किया है। ऐसा हमारे संविधान में दिया है कौन कौन से अधिकार राज्य सरकार के अधीन है, कौन कौन से अधिकार केंद्र सरकार को दिए। केंद्र सर्वोच्च जो व्यवस्था है वो केंद्र के पास है, किंतु दोनों के अधिकार बटे हुए जिससे दोनों में कभी टकराव न हो सकता है यहाँ पर दूसरे पक्ष की किसी की सत्ता हो महाराष्ट्र राज्य में और केंद्र में किसी और की सत्ता हो, तो दोनों के बीच टकराव संभव है कुछ निर्णयों को लेकर के। इसलिए अधिकारों का विभाजन संविधान में किया गया। संविधान ने संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकारों का विभाजन किया है। उसके अनुसार किस विषय के अधिकार किसके पास है यह देखेंगे। अब हम देखेंगे कि कौन से विषय राज्य सरकार के अधीन आते हैं और कौन से विषय केंद्र के अधीन आते हैं। हमारे संविधान में ऐसी 3 सूचियां बनाई है और उनमें विभिन्न विषयों का उल्लेख किया है। कौन कौन से विषय? 3 सूची बनाई है। प्रथम सूची वो संघ सूची कहते हैं। संघ सूची अर्थात केंद्र सरकार के पास जो है, जो अधिकार, जिन विषयों पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का है वह है संघ सूची। उनमें कुल 97 विषय हैं तथा इन विषयों पर संघ सरकार कानून बनाती है। राज्य सरकार की राज्य सूची है। इस विषय में कुल 66, इस सूची में कुल 66 विषय हैं। तो हमने देखा कि संघ सूची में 97 विषय जो केंद्र के पास है, संघ सरकार के पास है। राज्य सरकार के पास कुल 66 विषय दिए गए हैं। राज्य सूची जो है उसमें कुल 66 विषय, 66 मुद्दे हैं। इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इन दोनों सूचियों के अतिरिक्त एक और सूची होती है। इस सूची को समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें 47 विषय है। इन विषयों पर संघ और राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं 47 जो विषय है समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची अर्थात केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के निर्णय ले सकते हैं, ऐसे 47 विषय। तो संघ सूची अर्थात केंद्र के पास 97 सब्जेक्ट्स है, 97 विषय हैं। राज्य सरकार अर्थात राज्य सूची, उसके पास कुल 66 विषय हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची जिसमें 47 विषय हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के अपने निर्णय ले सकती है, उस पर कानून बना सकती है। इन सूचियों में समाविष्ट विषयों को छोड़कर कोई विषय नए से निर्माण होता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होता है। इस अधिकार को अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। ऐसी शक्ति जो पावर दिया गया है केंद्र को, पूरा इनडायरेक्टली जो पावर है, अथॉरिटी, वो केंद्र सरकार है।
ऐसे कुछ विषय समय समय पर आते रहते हैं जिसके बारे में केंद्र सरकार निर्णय लेने की स्वतंत्र है। जैसे अभी फिलहाल के समय में जैसे कोविड-19 के जो चल रहा है प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड जो भी निर्णय लेना था, तो सबसे पहले बंद करना है, लॉकडाउन का जो निर्णय लेना था, केंद्र सरकार के अधीन था। केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू किया। ऐसे समय-समय पर कुछ जो प्रश्न आते हैं, समस्याएँ आती हैं, उस पे पूरा निर्णय लेने का अधिकार संघ सरकार के पास है। ऐसी शक्ति को अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। यह पार्लियामेंट मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पर केंद्र सरकार हमारे जो प्रतिनिधि है, जिसे हम केंद्र में भेजते हैं, वहाँ पर जाकर के बैठते हैं और हमसे रिलेटेड जो भी पूरे देश से रिलेटेड जो भी निर्णय वो लेने का कार्य करते हैं। यह विधान भवन महाराष्ट्र मंत्रालय के ठीक सामने ही है। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जिसे हम अपने राज्य की सरकार चलाने के लिए भेजते हैं, उनके लिए बनाया गया ऑफिस है, यहाँ पर वो सब बैठते हैं। कौन से विषय किसके पास है? हमने देखा संघ सरकार के पास 97, उसके बाद जो राज्य सरकार के पास सूची है, उसमें 66 विषय हैं और 47 विषय ऐसे हैं जो दोनों बना सकते हैं और फिर समवर्ती सूची जिसे कहते हैं। अब यहाँ पर कौन-सा कुछ दिए हैं विषय जो 97 के अंदर से है, पूरे 97 सब्जेक्ट्स या 66 या 47 नहीं दिया है। कुछ उदाहरण के लिए दिए हैं, जैसे संघ सरकार के अधीन विषय हैं रक्षा, विदेश नीति, युद्ध एवं शांति, मुद्रा व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आदि। रक्षा से संबंधित जो भी निर्णय लेना है, विदेश नीति बनानी है, युद्ध एवं शांति जैसे हमारा चाइना के साथ समस्या चल रही है सीमा पर, पाकिस्तान के साथ समय-समय पर समस्याएँ या युद्ध जैसी स्थिति निर्माण होती है। तो उन सब विषयों पर निर्णय लेने का जो अधिकार है, वह संघ सरकार के अधीन। मुद्रा व्यवस्था से रुपए का समय-समय पर अवमूल्यन करना, नोटबंदी जैसे निर्णय जो थे, वह लेने का पूरा एकाधिकार संघ सरकार के पास है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी चीजें आए या न आए, उस पर रोक लगाना या हमारे देश से किसी चीज पर बैन करना, जैसे प्याज की समस्या है देश में, उसका एक्सपोर्ट बंद किया जाए, नहीं निर्यात बंद किया जाए, नहीं तो देश में और उस चीज की कमी हो जाएगी। तो इस तरह के जो निर्णय वह संघ सरकार के अधीन। दूसरा है राज्य सरकार के अधीन विषय, कृषि कानून एवं व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य, कारागार प्रशासन आदि। राज्य सरकार के अधीन के जो विषय हैं, जैसे अपने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना, जेल का जो प्रशासन है, पूरी तरह से राज्य के अधीन है, राज्य में अनेक जेलें हैं, उसका प्रशासन संभालना। स्थानीय प्रशासन, जैसे स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं, बृहन-मुंबई महानगर पालिका, जिला परिषद, इन लोगों पर भी नियंत्रण करने का पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास है। पुलिस की जो व्यवस्था है, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, राज्य के अधीन है। बॉर्डर पर जो सैनिक है, उससे नियंत्रण करने का कार्य उसके उसे कहाँ पर कैसे भेजना है, वह सारा कार्य संघ सरकार के पास है। उसी तरह से राज्यों के पास पुलिस की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था जो अंदर की राज्य की बना करके रखनी है, उसके लिए जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, वह राज्य सरकार देखती है। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी निर्णय लेना है, इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य सरकार के अधीन अनेक विषय हैं। तीसरा है दोनों सरकारों के संयुक्त अधीन में विषय, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों के पास कुछ विषय हैं, दोनों उस पर निर्णय ले सकते हैं। रोजगार से संबंधित हर एक राज्य में रोजगार का अवसर हर एक युवा को मिलना चाहिए, ऐसा निर्णय दोनों राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों ले सकती है। पर्यावरण से संबंधित राज्य सरकार ले सकती है, जैसे आर्य कॉलोनी में मेट्रो के जो डेपो कार सेट बनाया जा रहा है, उसके लिए काटने जो जंगल कट रहे थे, उससे संबंधित निर्णय राज्य सरकार ने लिया। अब समुद्र से रास्ता कोई जा रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार से परमिशन लेना आवश्यक है। इस तरह से दोनों सरकारों के संयुक्त में विषय दिए गए। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, जो भी समाज से संबंधित निर्णय लेना है, जो भी फाइनेंस से पैसे से संबंधित लेना है, व्यक्तिगत कानून बनाने हैं, एजुकेशन की नई पॉलिसी जैसे बनी, तो दोनों सरकार इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, वह राज्य सरकार देखेगी। व्यवस्था बनाने का काम संघ सरकार के अंतर्गत है। अब संघ शासित प्रदेश जो यहाँ पर दिया है, भारत में एक संघ सरकार, 28 राज्य सरकारें, जो सिलेबस में वह यही है, अब कुछ परिवर्तन भी हुए हैं। 28 राज्य सरकारें और 9 संघ शासित प्रदेश हैं।
संघ शासित प्रदेशों पर संघ सरकार का नियंत्रण रहता है। नई दिल्ली संघ शासित अर्थात केंद्र से जो पूरी तरह से नियंत्रण में होते हैं, केंद्र सरकार की दिल्ली से जो मैनेज करते हैं जिसको, उसमें है नई दिल्ली, दमन दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, यह सब संघ शासित प्रदेश है। और 28 राज्य हैं अलग अलग, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ये सब संघ सरकारों के अधीन है। ये सब राज्य सरकारें हैं। संघ सरकार के अधीन 28 राज्य सरकारें और 9 केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश। संसदीय शासन प्रणाली क्या है? भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को लेकर प्रावधान निश्चित किए हैं। संसदीय शासन प्रणाली में संसद अर्थात विधायिका को निर्णय लेने के सर्वोच्च अधिकार होते हैं। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश रहता है। प्रत्यक्ष शासन चलाने वाले मंत्रिमंडल का निर्माण लोकसभा द्वारा किया जाता है और वह अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय शासन प्रणाली में संसद में होने वाली चर्चाएं, विचार विमर्शों का महत्व प्राप्त होता है। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि संसदीय लोक प्रणाली प्रणाली हमारे यहाँ प्रचलित है। हमारे द्वारा सांसद भेजे जाते हैं चुन करके, प्रतिनिधि हमारे जनप्रतिनिधि भेजे जाते हैं और वहां पर विधायिका को निर्णय, विधायिका अर्थात विधि से संबंधित, कानून से संबंधित कोई भी नया कानून बनाना है तो उनके पास पूरा अधिकार है। और भारत की जो संसद का प्रमुख है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा उसके अधीन आते हैं। लोकसभा, राज्यसभा जो भी बिल पास करना है, पहले लोकसभा में कोई भी नियम लाना है, वहां पर अनेक लोग, जितने भी सांसद है, सभी विचार विमर्श करते हैं, चर्चाएं होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया है कानून बनाने की। उसमें पक्ष विपक्ष अनेक तर्क होते हैं, अपने अपने तर्क दिए जाते हैं, फिर लोकसभा से राज्यसभा में भेजा जाएगा। दोनों जगह से पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति को यदि लगता है कि यह निर्णय जनता के हित में नहीं है या उसके अंदर कुछ परिवर्तन करना है तो उसे फिर से भेजा जाता है, फिर से चर्चा के लिए लोकसभा और राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर वहां से पास फिर से होता है, उसमें कुछ आवश्यक संशोधन करने के बाद फिर जाकर के राष्ट्रपति की मुहर लगती है, फिर वह नियम हमारे लिए लागू होता है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि चर्चा, तर्क वितर्क लंबा प्रोसेस है, जिसमें बिना विचार विमर्श किए एकाधिकार किसी के पास नहीं है, सभी को मिलजुल करके निर्णय लेना है। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया गया। जब विवादित मुद्दों का एक दूसरे के बीच हल निकाला नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति में वे न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय दोनों पक्षों की जिरह सुनकर जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे दूर कर न्याय करता है। यह कार्य निष्पक्षता के साथ होना आवश्यक है। न्याय प्रणाली हम लोग जानते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में क्यों जाते हैं? जब कोई हमारा आपसी विवाद है, उसे आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता, सुलह समझौते की कोई गुंजाइश नहीं रहती, तब कोर्ट में जाते हैं। और न्यायालय दोनों पक्षों की बात सुनता है। जीरो हमारे वकील होंगे दोनों पक्षों के, और जिस व्यक्ति पर अन्याय हुआ है उसे लग रहा है या दूसरे पक्ष को लग रहा है कि नहीं उसके साथ अन्याय हुआ, तो दोनों पक्षों को वहां पे न्यायालय में जज सुनते हैं, इसके बाद पूरी निष्पक्षता के साथ निर्णय देने का काम करते हैं। अब न्यायालय में जाने का अर्थ है कि फैसला हम आपस में नहीं कर सके। इस तरह से न्यायालय में अगर जाना है तो बहुत सारे सरकार के भी कुछ फैसले हमको सही नहीं लगते, उचित नहीं लगते, तो उसको भी हम न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र होनी चाहिए, उसमें निष्पक्ष होनी चाहिए, उसपे किसी का भी राजनीतिक दबाव न हो। इसलिए न्यायालय को किसी भी प्रकार के दबाव में आकर अपना कार्य न करना पड़े, इसलिए न्यायपालिका को अधिकाधिक स्वतंत्र रखने की दृष्टि से संविधान द्वारा अनेक प्रावधान किए गए। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्तियां सरकार द्वारा न होकर राष्ट्रपति द्वारा की जाती, राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च अधिकार है। यदि सांसद उनको चुनते तो हो सकता है कि पॉलिटिकल प्रेशर में न्यायाधीश अपनी न्याय प्रक्रिया को बदल सकते हैं या किसी भी चीज पर प्रभाव डाला जा सकता है, राजनीतिक रूप से दबाव डाला जा सकता है राजनीतिज्ञों का इन न्यायाधीशों पर। इसलिए यह इसकी जो नियुक्ति है, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और न्यायाधीशों को आसानी से उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए प्रावधान दिया गया है कि जिससे वो निष्पक्ष न्याय कर सके, पूरी निष्पक्षता के साथ, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के साथ, बिना किसी राजनीतिक दबाव के साथ, बिना किसी भेदभाव के साथ।
यहाँ पर मुंबई हाई कोर्ट, जैसा हम जानते हैं कि पहले सिविल कोर्ट में जाते हैं, वहां से फैसला अगर हमें मान्य नहीं है तो उच्च न्यायालय, मुंबई हाई कोर्ट है। अगर लग रहा है कि यहाँ पर भी निर्णय सही नहीं हुआ है, उसे हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका जो कही जाती है, वहां पे जाने के बाद जो फैसला होता है उसे पूरे देश को मान्य करना होता है। अभी कहरा नागरिक तो क्या है? भारतीय संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को एक ही नागरिकत्व प्रदान किया गया, वह है भारतीय नागरिकत्व। कोई भी भारतीय, प्रत्येक को नागरिकत्व प्राप्त है। हम भारतीय, हम यहाँ के नागरिक हैं। इस तरह से ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो उसे नागरिकता नहीं दी गई, या पैसे वाला है तो उसके पास डबल सिटीजनशिप हो, ज्यादा पावर हो, ऐसा कुछ नहीं। इकहरा नागरिकत्व, भले वो अमीर है, गरीब है, सभी को नागरिकत्व प्राप्त है अगर वो हमारे देश का नागरिक है। संविधान में संशोधन करने की पद्धति, जो संविधान बनाया गया है, समय समय पर ऐसा लगता है कि उसमें परिस्थितियां आई तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु यह पद्धति इतनी आसान नहीं है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों में परिस्थिति के अनुसार संशोधन अथवा परिवर्तन करना पड़ता है, परंतु संविधान में बार बार संशोधन अथवा परिवर्तन करने से अस्थिरता अथवा अराजकता निर्माण हो सकती है। अतः किसी भी प्रकार का संशोधन करते समय उस पर समग्र विचार किया जाना है। यहाँ हम देखते हैं कि अगर जो सरकार आई अपने हित के हिसाब से, अपने हिसाब से परिवर्तन करे, तो हर जब जब सरकार बदलेगी तब तब इस तरह की स्थिति निर्माण हो सकती है। इसलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा सा कठिन बनाया गया कि आसानी से न बदला जा सके संविधान। अगर ऐसा बार बार हुआ तो अस्थिरता और अराजकता का माहौल होगा, कोई भी कंपनी यहाँ पर आना नहीं चाहेगी। अगर बार बार रूल चेंज होगा तो लोगों का विश्वास कम होगा। इसलिए संशोधन की प्रक्रिया पर पूरी तरह से विचार होना चाहिए, उसके बाद ही चेंजेस लाना है। इसके लिए भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट की गई। संविधान में किसी भी प्रकार का किया जाने वाला संशोधन इसी प्रक्रिया द्वारा करना आवश्यक होता है। संविधान जो प्रक्रिया दी गई उसी के हिसाब से चलना है। यह प्रक्रिया बड़ी ही वैशिष्ट्यपूर्ण है। प्रक्रिया बहुत जटिल भी नहीं है, लेकिन सरल भी नहीं है। किए जाने वाले महत्वपूर्ण संशोधन पर विचार विनिमय करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाता है। अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, फिर पूरी तरह से चर्चा करके राष्ट्रपति के पास जाएगा। उसमें भी अगर किसी को लग रहा है तो उसे चैलेंज कर सकता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उस संशोधन को चैलेंज किया जा सकता है। तो जितनी कठिन है, कठिन भी नहीं कहा जा सकता, जटिल भी नहीं कहा जा सकता, और बहुत सरल भी नहीं। इस तरह से संशोधन, सामान्य संशोधन बड़ी सहजता और सरलता से किया जाएगा, उतना लचीलापन भी इस प्रक्रिया में, फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है। अगर बहुत आवश्यक है, जनता के हित में, सभी के हित में, तो उसे बदलना आसान है। अब तक भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो यहाँ पर सर्च किया मैंने। देयर हैव बीन 104 अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप टू जनवरी 2020। जनवरी 2020 तक कुल 104 अमेंडमेंट्स हुए हैं। संविधान में 104 बार संशोधन किया है। और लेटेस्ट जो संशोधन है वह एससी और एसटी से रिलेटेड जो स्टेट असेंबलीज, कुछ रिजर्व सीटें हैं, उसको बढ़ाई गई, ऐसा अमेंडमेंट जो लेटेस्ट है। और सबसे पहला अमेंडमेंट जो है, सबसे पहला जो संशोधन किया गया वह 1950 में हुआ है। यहाँ पर भारत देश का नक्शा, इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, इस इंडेक्स को देखेंगे तो समझ में आएगा। ये जो बॉर्डर है, टूटक रेखा ब्लैक कलर की दी है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, और यह राज्य, राज्यों की सीमाएं दी गई है। रेड कलर से राज्य की सीमा, संघ शासित प्रदेशों की सीमाएं जो नीले रंग से दिया गया है, संघ शासित प्रदेश। फिर देश की राजधानी यहाँ पर, फिर राज्यों की राजधानी, जैसे छोटे गोल जो ब्लैक कलर का डॉट दिया है वो प्रत्येक राज्य की राजधानी, जैसे लखनऊ, जयपुर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है। यहाँ पर तेलंगाना की हैदराबाद, मुंबई है महाराष्ट्र की, ऐसे राजधानी दी गई है। इसे आप सब देख सकते हैं। संघ शासित प्रदेशों की राजधानी, संघ शासित पता है, जैसे केंद्र के अधीन जो राज्य है उससे संबंधित उसकी जो राजधानी है, केंद्र से, केंद्र के अधीन जो नीले रंग का बॉर्डर है वह केंद्र के अधीन है। जैसे गोवा, दीव, दमन, दादरा नगर हवेली, इस तरह के जो स्थान दिए हैं वह केंद्र के अधीन है। निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग के बारे में हमने समाचार पत्र में अनेक बार पढ़ा है। जब भी इलेक्शन होता है तो उस समय कुछ व्यवस्था, लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसको हमारे देश ने स्वीकार किया है। लेकिन
हमारे प्रतिनिधि किसी भी तरह का चुनाव में दखल न दे, कोई राजनीतिक दबाव ना आए, इसके लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाया गया है। अब देश में अगर निष्पक्ष चुनाव कराने हैं और पूरी तरह से फ्री वातावरण में, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी दबाव के अगर हमको कराना है, उसके लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग जब इलेक्शन का समय आता है तब वह पूरी तरह से सक्रिय होता है। अब हमारे संविधान ने चुनाव संपन्न करने का पूरा जो दायित्व है स्वतंत्र संस्थान को सौंपा है, वह संस्थान अर्थात निर्वाचन आयोग। भारत में सभी महत्वपूर्ण चुनाव संपन्न कराने का दायित्व जो है वह निर्वाचन आयोग पर है। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं इसका उत्तर अगले स्लाइड में। तो पहले मैं वर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कौन है वो देख लेते हैं, फिर चुनावी आचार संहिता किसे कहते हैं और निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। और प्रमुख जो है इस वक्त सुनील अरोड़ा जी है, निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख है। 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, 2 दिसंबर 2018 से आए। उसके पहले थे ओम प्रकाश रावत जी और हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी। और ये जो भारतीय निर्वाचन आयोग का ऑफिस दिया है। अब उसके बाद था चुनावी आचार संहिता क्या होती है। अब जैसे बिहार में चुनाव हो रहा है तो वहां पर एक आचार संहिता, जैसे इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होता है और जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होता, इलेक्शन खत्म होने के बाद जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वह आचार संहिता लागू होती है। और प्रत्येक दल पर, प्रत्येक नागरिक पर, जितने भी राजनीतिक दल है उस पर, जो उम्मीदवार है उन पर और जनता, सरकार जो उस समय शासन में, सभी को उस चुनाव के दरमियान उन नियमों का पालन करना। उन जो नियमावली बनाई गई, आचार संहिता मतलब एक ऐसी नियमावली जिससे प्रत्येक को जब तक चुनाव संपन्न न हो जाए, चुनाव की घोषणा से लेकर के रिजल्ट आने तक, मतदान का जो परिणाम है तब तक चुनावी आचार संहिता होती है। ऐसी नियमावली जिसका अनुपालन प्रत्येक व्यक्ति को, उस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक राजनीतिक दल को, हर एक उम्मीदवार को। अब उसके अंदर क्या क्या होती है जो महत्वपूर्ण बातें, सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करना। जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, ढेर सारे लुभावने वादे नहीं कर सकती। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं करना। सरकारी मशीनरी जैसे पुलिस है, बाकी की चीजें, उनका दुरुपयोग नहीं कर सकते। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म व क्षेत्र से संबंधित मुद्दे न उठाना। इस तरह की कोई बात उम्मीदवार न करे कि जिससे भी किसी की भावनाओं को आहत किया जा सके। किसी धर्म विशेष पर कमेंट नहीं कर सकते। चुनाव के दरमियान धन बल और बाहुबल का प्रयोग न करना। बाहुबल अर्थात ताकत का इस्तेमाल न करना, अस्त्र शस्त्र का उपयोग न करना और धन, लोगों को पैसे दे करके बहकाना, इस तरह के काम नहीं किया जा सकता। चुनाव के दरमियान बड़ी मात्रा में नकदी लेकर, उसकी एक लिमिट दी गई है, उससे ज्यादा पैसा लेकर के आप नहीं चल सकते। एग्जिट पोल के प्रकाशन पर जैसे पोल दिखाया जाता है कि मैं ही जीत रहा हूँ, मेरी पार्टी जीत रही, ये सब चीजें नहीं दिखाई जा सकती। चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर होती है। जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे वार्ड दिए गए और प्रत्येक वार्ड के लिए नगर सेवक होता है, वैसे ही विधानसभा के चुनाव के लिए विधानसभा का क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और उससे बड़ा जो व्यापक क्षेत्र है वो लोकसभा का है। वहां तक जो बाउंड्री बनाई गई, वहां तक के लोग उस उम्मीदवार को वोट देने के लिए, अर्थात प्रत्येक कैंडिडेट के लिए या एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जितने कैंडिडेट है उसके लिए एक सीमा रेखा बनाई गई है। उस बाउंड्री के अंदर रहने वाले, उस बॉर्डर के अंदर रहने वाला व्यक्ति ही उसे वोट दे सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी शब्द इसके लिए सही है। अब यहाँ पर स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए। संघ सरकार के अधीन कौन कौन से मुद्दे थे हम लोगों ने देखा, जैसे रक्षा, विदेश, युद्ध, शांति, इस तरह की जो नीतियां हैं संघ सरकार के पास। राज्य सरकार के पास स्थानीय प्रशासन से संबंधित जो भी चीजें, कानून व्यवस्था बनाना, कारागार, जेल से संबंधित जो भी अधिकार है राज्य सरकार के पास। वे विषय जो दोनों सरकारों के पास है, रोजगार, पर्यावरण से संबंधित विषय, यह दोनों सरकारों के अधीन है। फिर व्यक्तिगत कानून, शिक्षा से संबंधित, जैसे अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई। संपूर्ण देश का शासन चलाने वाली व्यवस्था संघ राज्य, संघ शासन अर्थात केंद्र शासन, केंद्र सरकार। वह व्यवस्था जो चुनाव संपन्न कराती है, अभी हम लोगों ने देखा। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, दोनों सूचियों को छोड़कर शेष सूची जो थी उसे समवर्ती सूची कहते हैं।
समवर्ती सूची। संघ राज्य में 2 स्तरों पर शासन संस्थाएं होती है। हम लोगों ने देखा संघ राज्य पूरे इतने बड़े देश पर शासन कर पाना एक केंद्र सरकार के बस की बात नहीं है। अन्य राज्य पिछड़े रह जाएंगे या जो बॉर्डर के राज्य हैं वो सब पिछड़े रह जाएंगे। इसके लिए डबल सिस्टम दिया है। संघ राज्य केंद्र के पास कुछ ताकत पावर दी गई है और कुछ राज्य सरकार के अधीन पावर दिए गए, विषय दिए गए। अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं? केंद्र के पास ऐसा पावर है, ऐसा जो समय पे उपयोग कर सकता है, अर्थात समय के हिसाब से निर्णय लेने का पूरा अधिकार। जो यहाँ पर मुद्दे दिए गए 97, 66 और 47, उसके अतिरिक्त जो भी समय कोई ऐसा है, जैसे भी मैंने कहा लॉकडाउन का जो निर्णय लेना था, इस तरह का निर्णय लेने का पूरा अधिकार केंद्र के पास है। संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। किसी भी तरह के दबाव में न्यायाधीश अगर काम करेगा तो निष्पक्ष न्याय नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे स्वतंत्र रखा गया। राष्ट्रपति द्वारा जो जजेस हैं वह अपॉइंट होते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका के लाभ और हानि हम बता सकते हैं। लाभ इसमें यह है कि किसी का भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा, सभी को ईमानदारी से न्याय मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और हानि है कभी कभी न्यायपालिका कहीं कहीं हस्तक्षेप कर जाती है सरकार के कामों में। इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र ईवीएम का उपयोग आवाज नहीं आ रही सर। ईवीएम का उपयोग जो है, आवाज ईवीएम का उपयोग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैंने कहा, जिसमें आसानी से वोट डाला जा सकता है, निष्पक्ष चुनाव होना और उसके साथ काउंटिंग में आसानी हो जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।